दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब क्लास 10th और 12th के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और प्यारे बच्चों वो कोई किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं उनको हिंदी में पास होने का ट्रिक बताने वाले हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100% गारंटी है प्यारे बच्चों कि आप सभी को एग्जाम में पूरा नंबर देगा। मेरे प्यारे बच्चों कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होंगे, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सब हिंदी में बिना पढ़े केवल ट्रिक जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप सब हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो चाहे 10th के विद्यार्थी हो चाहे 12th के। देखिए जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है, जो मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10 के यहाँ पर विद्यार्थी है, उनके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 MCQ आएगा। ठीक है, कितना MCQ आएगा? 20 MCQ आएगा। ठीक है, और जो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, उनके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में 10 MCQ आएगा। ठीक है, कितना MCQ आएगा? 10 MCQ आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को MCQ किस तरीके से हल करना है उसके बारे में सबसे पहला ट्रिक यह है कि देखिए आप सभी के MCQ में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आप सभी में कि आप सभी के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जो MCQ रहेगा उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन है वो अलग अलग टाइप के होंगे, यानी इसमें कुछ अलग ऑप्शन रहेगा और इसमें कुछ अलग और इसमें कुछ अलग और इसमें कुछ अलग रहेगा। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को तुक्का मारना है। ठीक है, देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सब क्या करना है आप सभी को अपने हिसाब से तुक्का मारना है। यदि बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी को तुक्का यदि मारना है तो आप सभी को सबसे पहले दूसरा नंबर को अधिक से अधिक तुक्का मारना है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन को आप सब राइट करके आना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन में उसका आंसर ऑप्शन जो होता है वो राइट होता है। ठीक है, और बात करें स्टेप 2 में मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टेप 2 में आप सभी को एक प्रकार से कैसे मिलेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और मेरे प्यारे बच्चों कोई ऑप्शन क्या रहेगा, लिखा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी क्या करना है कि इसी वाले ऑप्शन को राइट करके इसी वाले ऑप्शन को आप सभी को राइट मानना है। ठीक है, जब लिखा रहे इनमें से कोई नहीं या फिर लिखा रहे इसमें कि इनमें से सभी, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्या करना है कि इसी वाले ऑप्शन को आप सभी को हल करना है। यही आप सभी का क्या होगा, राइट आंसर अधिकांश होता है। तो इस तरीके से आप सभी को क्लास 10th और 12th में जितने भी MCQ आते हैं उनका इस तरीके से आप सभी को हल करना है। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के पास यहाँ पर देखिए गद्यांश आएगा। ठीक है, यानी जब आप सभी का MCQ खत्म हो जाएगा तो आप सभी के पास यहाँ पर गद्यांश से आप सभी का प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि आप सभी को यहाँ पर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी। यहाँ पर इस तरीके से आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी। इसमें क्या करना है यहाँ पर आप सभी को, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को एक मार्जिन खींच लेना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी में यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को अच्छी तरीके से क्या करना होगा, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या डालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं वहाँ पर आप सभी का गद्यांश जो है वो प्रश्न नंबर 3 पे क्या कर रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर इंची के माध्यम से इसके नीचे पाई खींच देना है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आप सभी का कर रहा है कि यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब तो कुछ पढ़े रही है, तो आप सभी को करना क्या है, यहाँ पर आप सभी का पाठ का शीर्षक का नाम पूछ रहा है और कर रहा है लेखक का नाम। तो सबसे पहले आप सभी को लिखना है पहला, यहाँ पर डालकर इस तरीके से यहाँ पर लिखना है पहला, और यहाँ पर लिखना है काले पेन से पाठ का शीर्षक। ठीक है, पाठ का शीर्षक। ठीक है, यहाँ पर पाठ का शीर्षक लिखना है ऐसे। इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है दूसरा कि लेखक का नाम लिखिए।
तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखना है लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है? पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सभी को यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेना है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, पाठ का नाम पढ़ने के जो गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद यदि आप सभी को नहीं पता रहा है कि कौन सा ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आप सभी क्या करना होगा, कोई भी एक पाठ का नाम यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक है। जैसे कोई भी आप सभी के क्लास 12th में कोई भी पाठ का नाम हो, लिख देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी पाठ है, जैसे लिख देता हूँ राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिए? राष्ट्र का स्वरूप लिख दिए। अब आप सभी को करना है लेखक का नाम लिखना है। तो लेखक का नाम में कोई भी हिंदी का लेखक जो आप सभी को माइंड में याद हो वही लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिख देता हूँ, कोई जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। तो पाठ का नाम क्या लिख दिया यहाँ पर? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद लिख देना है, ठीक है। कोई भी उल्टा पुल्टा नाम नहीं लिखना है आप सभी को, मतलब हिंदी से रिलेटेड कोई भी लेखक हो उन्हीं का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप सभी देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या करा है। दूसरा यहाँ पर देखिए करा क्वेश्चन कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर देखिए आसानी तरीके से आप सभी को इसे मिल जाएगा। देखिए क्या करा है यहाँ पर कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरा डालकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सभी को लिख देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना होगा आप सभी को, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है तो यहाँ लिखना है 2, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखकर इस तरीके से। अब यहाँ से लिखकर देखिए पृथ्वी हो और कल्पना असंभव, यहाँ तक लिख देना है आप सभी को, ठीक है। लिखना है कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो। तो लिखना है यहाँ पर पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, असंभव है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर आंसर लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यह ट्रिक आप सभी को 100% मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा मार्क्स दिलाएगा। आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या करा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को यहाँ पर लिखना है, तीसरा नंबर डालकर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर यहाँ से देखिए पृथ्वी और जन दोनों संपादित होता है। यहाँ देखिए यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। तो लिखना है पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित से, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप सभी को यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, चौथा वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि जन के कारण, यहाँ पर क्या है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है आप सभी को। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न, यहाँ पर चौथा डाला है हेडिंग, चौथा इस तरीके से लिखकर आप सभी को लिखना है कि जन के कारण ही
पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसका चौथे वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पर पांचवा वाला क्वेश्चन करा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस गद्यांश में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वाक्य के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन किया गया है, और इसी की क्या कहते हैं हम सब, रेखांकित अंश कहते हैं। तो कह रहा है कि इसी का क्या करना है, आप सभी को व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप सभी करना क्या है, यहाँ पर पांचवा नंबर आप सभी को हेडिंग डालना है, और यहाँ पर लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के बाद अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका व्याख्या करना है। प्यारे बच्चों हम तो पढ़े नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसी को प्यारे बच्चों बढ़ा चढ़ाकर अपने भाषा में लिख देना है। ठीक है, अगर नहीं उतना भी लिख पा रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी को उठाकर लिख देना है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। सेम इतना ही उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, लिखेंगे कि पृथ्वी, क्या लिखेंगे, पृथ्वी माता है, और जन यहाँ पर क्या है, और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने पूरे गद्यांश को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, बिना पढ़े बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हल कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से एग्जामिनर देखेगा तो क्या सोच पाएगा कि ये बच्चा पढ़ा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से अपने हिंदी के पेपर को हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सभी हिंदी में बिना पढ़े मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर लाएंगे। ठीक है, देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से और कितनी सिस्टमेटिकली तरीके से हमने बिना पढ़े इस कॉपी को लिख दिया है। मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर को शक ही नहीं होगा कि ये बच्चा बिना पढ़े इस कॉपी को लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एग्जामिनर पूरा मार्क्स देगा, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए आप सभी के पास यहाँ पर 2 गद्यांश दिया गया था, जो भी आप सभी को अच्छा से लगे कि हमको लिख पाएंगे अच्छे तरीके से तो लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि कहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए पद्यांश को कैसे हल करना है, सेम इसी तरीके से देखिए जिस तरीके से ये गद्यांश है सेम उसी तरीके से पद्यांश होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप सभी के पास 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें क्या करा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे जो संदर्भ का मतलब होता है कि आप सभी को पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो नहीं पता है तो कुछ भी डालकर लिख देना है। इसमें भी देखिए क्या करा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आप सभी को इसका 4 डालकर इस तरीके से लिख देना है, और इसमें भी आप सभी को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी के पास यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप सभी के पास इस तरीके से 3 कवि दिए होंगे, 3 लेखक दिए हैं, और क्या करना है आप सभी के पास एक का क्या करना है, आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जीवन परिचय याद ही नहीं है, तो क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क है। ठीक है, इसमें कर रहा है, तो क्या करना है आप सभी को यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5वां डालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां डालना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से पाई घिस देना है अच्छी तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों कॉपी को आप सब गंदा मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 5वां लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का है क वाला है, तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। ठीक है,
इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर पाई खींच देना है। प्रश्न उत्तर संख्या 5वां लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना है, किसी भी लेखक का आप सभी को तो याद नहीं है, क्या करना है आप सभी को यहाँ पर कोई भी लेखक उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो कोई का क्या करना है आप सभी को यहाँ पर उठा लेना है। जैसे मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ वासुदेव सर अग्रवाल जी का, ठीक है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही लिख लीजिए कोई का। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर जिसका लिख रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं पहला वाला लिख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर पहला डालकर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है, पहला डालकर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से क्या करना है, लिखने के बाद आप सभी को करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इनका क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। बॉक्स यहाँ पर बनाना होगा। बॉक्स में क्या करना होगा, आप सभी को इनका जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा आप सभी को, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा जन्म, इसके बाद जन्म स्थान, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से लिखना है। जन्म स्थान, माता का नाम, इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम हो गया, पिता का नाम। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है प्रमुख रचनाएं। इसके बाद प्रमुख रचनाएं लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर लिखना है मृत्यु लिख देना है, ठीक है, मृत्यु यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए आप सभी को क्या करना है, इसमें से कोई कुछ भी नहीं पता आप सभी को, नहीं आप सभी को जन्म पता है, नहीं जन्म स्थान पता है, नहीं माता का नाम पता है, नहीं पिता का नाम पता है, ठीक है। तो क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर जन्म में क्या लिखना है, कोई भी सन आप सभी लिखना है, जैसे 1889। ज़्यादातर आप सभी को क्या करना है 1800 लिखना है, क्योंकि जो जितने भी अधिकांश लेखक हैं उनका क्या करना है आप सभी को अधिकांश में लिख देना है, ठीक है। तो उस अधिकांश में आप सभी को क्या करना है, हजारी जैसे इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो लिख देना है कोई, जैसे 1800 हो गया, 1800 लिख दिया, 1884 हो गया। इस तरीके से 1884 ईस्वी लिखने के बाद जन्म स्थान लिख देना है, जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया है बलिया, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद माता का नाम नहीं पता है, तो इसको कुछ भी जो भी कोई भी लेखक आप सब 10th में या फिर कुछ भी पढ़े होंगे, कोई भी लेखक का माता का नाम याद हो तो उसको लिख देना है। जैसे लिखना है जैसे यहाँ पर लिखना है हुलसी देवी लिखना है, माता का नाम हुलसी देवी। पिता का नाम लिख देना है यहाँ पर देवी प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रमुख रचनाएं। अब क्या करना है, प्रमुख रचनाएं में आप सभी को कोई भी लेखक का पता हो, जरूरी नहीं है कि कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, कोई भी लेखक आप सभी को पता हो, ठीक है। यहाँ जैसे लिखना है लहर, झरना, ठीक है, गबन, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मृत्यु लिखने में देखिए अब क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर 1884 है, अब इसी के हिसाब से आप सभी को मृत्यु लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है 50 साल कुछ जोड़ देना है इसमें, 50 साल 40 साल कुछ भी जोड़ देना है, ठीक है। तो अब इसको 1800 है, इसको 1900 में ले जाना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आप लीजिए, जैसे 1884 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1934 ईस्वी लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप सभी को ध्यान में करना है, ये नहीं कि यहाँ पर 1884 लिखे, यहाँ पर 1890 लिख दें, इस तरीके से नहीं लिख रहा है। इसको 1800 यदि आप लिखे हैं तो इसको 50-60 साल बेसी ही करना है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप सभी को लिख देना है ताकि गलत ना लगे, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को इस तरीके से यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इस बॉक्स को बंद कर देना है, इस तरीके से इसको बंद कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बंद करने के बाद अब क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर लिखना है साहित्यिक परिचय, हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद अब क्या करना है आप सभी को इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद। प्रमुख रचनाएं इस तरीके से यहाँ पर अपने शब्दों में क्या करना है, यहाँ से
पूरा मेरे प्यारे बच्चों एक से ये जो पेज एक को भरी गया आप सभी का। अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से दूसरा भी पेज यहाँ पर भर देना है, ठीक है, अपने भाषा में लिखते हुए कि इनका मृत्यु ये था, इनकी ये रचनाएं थी, यही पढ़े थे, बस ऐसे ही बना चना कर लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या करा, ये तो 5वां का क था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा आप सभी का, करा है देखिए 5वां ख। इसमें भी क्या है, करा है कि इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, आप सभी को सेम यही ट्रिक लगाना है जिस तरीके से मैंने लेखक का बताया है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6वां क्वेश्चन है। तो क्या करा है कि यहाँ पर खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी के सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखिए आप सभी को कोई भी कहानी नहीं पता है इसके बारे में, तो अब देखिए आप पढ़े नहीं कोई खून का रिश्ता पंचलाइट कहानी आप पढ़े नहीं है, तो आप सभी क्या करना है कि कोई कहानी जो आप बचपन में पढ़े होंगे, कोई भी कहानी आप बचपन में जो पढ़े होंगे उसी कहानी का सारांश आप सभी को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना होगा 6वां, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6वां, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 6वां लिखेंगे। प्रश्नोत्तर 6वां लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है, कोई एक कहानी का लिखना है। जैसे लिखना है कि पंचलाइट कहानी का सारांश, यहाँ पर एक हेडिंग बनाना है, ठीक है। लिखना है कि पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को हेडिंग बना देना है। इस तरीके से हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जो कहानी याद हो आप सभी को, ठीक है, जो भी कहानी आप सब बचपन में पढ़े होंगे उसी कहानी का सारांश आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ से लेकर एक पेज, ठीक है। यदि और आ रहा है आप सभी को तो यहाँ पर 1.5 पेज लिख देना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 1 पेज से कम आप सभी को नहीं लिखना है। कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर 1 पेज लिखना है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो कहानी आप सभी को लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश, इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 1 पेज लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आप सभी का 7वां यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपरिचित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नोत्तर डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा, नहीं पता है कौन सा चल रहा है, मेरे बच्चों कोई भी उठाकर लिख देना है, ठीक है। जैसे लिखना है आलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक का चित्र कीजिए। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और लिखेंगे कि आलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र नहीं आ रहा है, तो आप सभी क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को गद्यांश में आना है। इस गद्यांश को शुरू से लेकर यहाँ तक अंत तक लिख देना है, ठीक है। जरूर मेरे प्यारे बच्चों आप जैसे यहाँ पर देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जरूर आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों आप सब लिखे रहेंगे 1.5 पेज, तो 5 नंबर का है, 2 नंबर देगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खंड ख में आते हैं हम लोग। खंड ख में यहाँ पर 8वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सभी को, तो आप सभी क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर श्लोक बताया है लिखकर, यहाँ पर देखिए श्लोक जिस तरीके से मैंने बताया हूँ उस तरीके से यहाँ पर खंड खड़ना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर जाता है, यहाँ पर 8वां है तो 8वां लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, संदर्भ लिखना है और यहाँ पर लिखना है हिंदी में अनुवाद। आप सभी को देखिए संस्कृत में अगर आप सभी को अनुवाद इसका नहीं आ रहा है, तो जैसे आप देखिए अथयका है, शकुनी है, तो आप सभी को यहाँ पर जो संस्कृत में है इसको हिंदी में बना देना है। जैसे लिखा अथयका है तो अथयक कर देना है, शकुनी है तो शकुनी। अब इसे आप हिंदी में पढ़िए, मतलब हिंदी में पढ़िए। जैसे अथयक शकुनी सर्वेशाम मध्या दर्शनाम गृहार्थम, मतलब इसको हिंदी में करके लिख देना है अपने भाषा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का जो 9वां वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, 9वां वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नहीं पता है मेरे पास जो अर्थ, तो अपने भाषा में कुछ का अर्थ दे देना है, ठीक है, अपने भाषा में कुछ भी। इसके बाद देखिए 10वां है, करा इसका सही अर्थ कीजिए। तो मेरे पास जो आप सभी को यहाँ पर तुक्का लगा देना है। मैं बताया हूँ कि आप सभी क्या करना है, यहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास बच्चों आप सभी को दूसरा वाला लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को दूसरा लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अविराम है, अभिराम है, ठीक है। तो अविराम का मतलब क्या होता है मेरे पास बच्चों, बिना रुके, और अभिराम का मतलब शुद्ध होता है। देखिए यहाँ पर काम करेगा दूसरा वाला है, ठीक है, इसका आंसर राइट। तो इसी तरीके से आप सभी को देखिए यहाँ पर भी है
विहग है, विहंग है। विहग का मतलब होता है पक्षी और विहंग का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन काम कर रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से ज़्यादा क्या करना है, आप सभी को बी वाले ऑप्शन को ही राइट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है आप सभी का, इस तरीके से कराया कि ख वाला कराया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो शब्द लिखिए। नहीं पता है तो कोई भी शब्द लिख दीजिए। अब कराया विदा वेतन का काम करने वाले को क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। बी वाला ऑप्शन काम कर गया। प्रिय वालों बोलने वाले को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, तो प्रिय बंदा कहते हैं। ये सब क्या है कि इसमें पता चल रहा है, ठीक है। प्रिय बोलने वाले को प्रिय बंदा ही कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घ वाला क्या कर रहा है, करा है कि किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पर है कि सीता घर जाता है, ये तो गलत है। सीता घर जाती है ये सही रहेगा, तो क्या करना है, इसको सही करके लिख देना है। सीता घर जाता है। यहाँ पर लिखा है पुस्तक मेज में रखी है, तो मेरे पास पुस्तक मेज में नहीं मेज पर रखा है। इस तरीके से आप सभी को कर देना है। 2 नंबर मेरे पास बच्चों, यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसको हल कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन मेरे पास सेम गद्यांश की तरह है, ठीक है। ये अपठित जाता है, इससे कोई नहीं पढ़ा जाता है, नहीं, ठीक है। जो पढ़े भी विद्यार्थी होते हैं वो भी उसको नहीं जान पाते हैं, तो ये बिना पढ़ा हुआ आता है, ठीक है। तो इसमें भी आप सभी को क्या करना है, सबके लिए एक है, इसको पढ़ना है और इसमें से इसका आंसर छाड़ कर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जीवन का परमेय उद्देश्य क्या है, तो यहाँ लिखा है आचरण का विकास जीवन का परमेय उद्देश्य है। इस तरीके से इसका जो मेरे बच्चों, इसका बहुत ही सही तरीके से इसका आंसर इसमें में गद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आप सभी का रस अलंकार से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को रस अलंकार तैयार कर लीजिए। तो इसका वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी को इसका जो रस अलंकार का वीडियो है आप तैयार कर लीजिए वहां से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखी। तो आप सभी को क्या करना है कि लिखना है कि सेवा में माननीय निकाय के अधिकारी, ठीक है, हमारे गांव में पानी की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। जो नाली बनी वो जगह से टूट गई हैं, ठीक है, जिसके कारण पानी जमा बैठ जा रहा है, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं, उनके बारे में क्या करना है, इस तरीके से पत्र लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 14वां वाला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई एक उठा लीजिए, जैसे वृक्षारोपण है। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे वृक्षारोपण के बारे में, कि वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए, वन का संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो 5-6 हेडिंग बनाकर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 2 से 3 लाइन में लिख देना है। 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप 2 से 3 लाइन में लिखते हैं तो आप सभी को 9 नंबर का दिए तो 5 नंबर जरूरी ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सब हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि वीडियो आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।